प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो व्यूअर्स, हेल्थ शो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मुझे एक अंग्रेज़ी फिल्म इनर स्पेस याद आ रही है, जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। अगर इनर स्पेस आउटर स्पेस हो जाए तो कैसा लगे? मतलब ये कि बिना श्रिंक किए एक दूरबीन के ज़रिए अगर शरीर के अनेक हिस्सों के दृश्य आदमी को देखने को मिले तो कैसा लगे? एब्डोमेन या पेट में एक छोटा सा सुराख किया जाए और उसके ज़रिए एक कैमरा उसमें इंसर्ट किया जाए और इस छोटे से सुराख और इस कैमरे की मदद से ऑपरेशन किया जाए। मेडिकल साइंस की इस टेक्निक को या टेक्नोलॉजी को लैप्रोस्कोपी कहते हैं। एब्डोमेन या पेट में ही नहीं बल्कि बॉडी के कई और हिस्सों में भी इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है कई ऑपरेशंस के लिए। वैसे तो लैप्रोस्कोपी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक एडवांटेज जो बहुत ही आकर्षक है वो ये है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद कोई बेढंगा, बदसूरत स्कार या निशान नहीं रहता, बल्कि एक छोटा सा होल जो कि नज़र भी नहीं आता। तो आइए आज बात करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में। हमारी रोज़ की बोलचाल में इस्तेमाल होने वाली जो कहावत लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का खुलासा सबसे अच्छी तरह करती है वो है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये कितना अच्छा गाना बनाया है इस सर्जरी के बारे में, बस गड़बड़ इतनी हो गई कि ये गाना फिल्म में इस्तेमाल हुआ है। खैर जाने दीजिए, हम ये साबित कर देते हैं कि ये गाना आम आदमी को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा गया है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक छोटा सा कैमरा और सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट पेट में डाले जाते हैं और टीवी के मॉनिटर पर तस्वीर देख देखकर सर्जरी की जाती है। लैप्रोस्कोपी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लैप्रा मतलब पेट या एब्डोमेन और दूसरा है स्कोपी मतलब देखने वाला या दृश्य। इस तरह लैप्रोस्कोपी का मतलब है पेट का दर्शन या दृश्य। आइए अब हम आपको ले चलते हैं ऑपरेशन थिएटर ये दिखाने के लिए कि लैप्रोस्कोप के ज़रिए गॉल ब्लैडर को कैसे रिमूव किया जाता है। तो आइए देखते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। कैमरा और इंस्ट्रूमेंट डालने के लिए 3 छोटे छोटे सुराख या पोर्ट्स पेट के निचले हिस्से में किए जाते हैं। यह सुराख आधे इंच के होते हैं।
कैमरा माइक्रोफिलामेंट के द्वारा रोशनी की सोर्स और टीवी से जुड़ा होता है। फिर टीवी पर तस्वीर देखकर ऑपरेशन करने के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट पेट में डालकर सर्जरी की जाती है। लैप्रोस्कोपी की टेक्निक आजकल बहुत पॉपुलर है और इस टेक्निक का प्रयोग बहुत सारे ऑपरेशन, बहुत सारी सर्जरीज में हो रहा है। हर्निया का ऑपरेशन, पित्ते यानी गॉल ब्लैडर को निकालने के लिए, आंत के ऑपरेशन में हिस्टेरेक्टमी, पेप्टिक अल्सर के ऑपरेशन में बायोप्सीज। लोग समझते हैं कि ये टेक्निक महंगी है, जबकि ये आम ऑपरेशन से लगभग 25% सस्ती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने वाले मरीज़ों को हॉस्पिटल के कमरे का किराया 60 से 75% कम देना पड़ता है और सरकारी हॉस्पिटल में जल्दी छुट्टी होने से दूसरे ज़रूरतमंद मरीज़ों को बेड मिल जाता है और सबसे ज़्यादा बचत कम छुट्टियों और काम पर जल्दी लौटने से होती है। और ऐसे मरीज़ों के लिए तो लैप्रोस्कोपी बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनको दूसरे रोग भी हैं, इसलिए कि लैप्रोस्कोपी में कोई बड़ा कट या चीरा ना होने की वजह से शरीर को या इसकी फिजियोलॉजी को कम से कम डिस्टर्बेंस होता है। जल्दी खाना पीना शुरू हो जाने से भी शरीर जल्दी अपनी सही हालत पर लौट जाता है। छोटा चीरे लगने से ऑपरेशन के बाद ज़ख्म में इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं हमारी एक्सपर्ट पैनल के पास आपके सवालों के जवाबों के लिए। आज हमारे साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर अजय कृपलानी, डॉक्टर प्रदीप चौबे और डॉक्टर एस पाल। आप तीनों का स्वागत है हेल्थ शो में।
सबसे पहले डॉक्टर कृपलानी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की टेक्निक पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुई है, लेकिन ये टेक्निक एक्चुअली है कितने सालों से, कितने साल हो गए हैं इस टेक्निक को एक्चुअली आए हुए? देखिए, गायनेकोलॉजी में तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी काफ़ी पुरानी है, लेकिन जनरल सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पहली लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी फ्रांस में 1987 में हुई थी। उसके बाद साल डेढ़ साल तक एक्सपेरिमेंट्स चले यूरोप में और अमेरिका में, और रेगुलर तरीके से यूएसए और यूरोप में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 1989-90 के आसपास शुरू हुई थी, और इंडिया में भी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी पहली 1990 में हो चुकी थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कॉस्मेटिक एडवांटेज है, एडवांटेजेस हैं कि जिन लोगों के अंदर और कोई डिजीज़ है उनमें इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। लेकिन डॉक्टर चौबे, आपके ध्यान में आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज क्या है? मेरे ख्याल से लेप्रोस्कोपी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एडवांटेज तो ये है कि इसमें दर्द बहुत कम होता है। जहाँ तक पेशेंट्स का सवाल है, पेशेंट्स को पेन सबसे ज़्यादा परेशान करता है और उसी से ज़्यादातर मरीज़ डरते हैं। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद में दर्द इतना कम होता है कि ज़्यादातर मे बी टैबलेट ऑफ पेन किलर इज़ गुड इनफ। दूसरा एडवांटेज है कॉस्मेटिक, बिकॉज कन्वेंशनल सर्जरी में बड़े लार्ज स्कार्स होते थे एंड मोस्टली दोज स्कार्स यूज्ड टू लुक वेरी अगली एट अ रॉन्गली प्लेस्ड पोजिशंस। सो एटलीस्ट लेप्रोस्कोपी के बाद में बड़े छोटे छोटे स्कार होते हैं जो कि इतने अनप्लेजेंट नहीं होते हैं देखने में, और समय के साथ में काफ़ी कुछ हद तक ये और भी कम होते जाते हैं। तीसरा एडवांटेज वर्किंग क्लास के लिए है, या इवन फॉर द हाउस वाइफ्स एंड अदर पर्सनस ऑल्सो, जो कि ऑपरेशन के बाद में बहुत ही जल्दी अपने नॉर्मल काम पे वापस जा सकते हैं। बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के 5 से 7 रोज़ के अंदर पेशेंट्स अपने नॉर्मल वर्क में जा सकते हैं, और ये नॉर्मल वर्क का मतलब ये है कि अगर वो मैनुअल वर्कर भी है वो भी वापस अपने काम पे जा सकता है, क्योंकि इसमें वजन उठाने का या सीढ़ियों चढ़ने का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। पहला उसके अलावा ये एडवांटेज है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है सर्जरी, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टे काफ़ी कम समय के लिए रहता है। और दूसरा एडवांटेज ये भी होता है कि 2 या 3 किस्म की सर्जरी लेप्रोस्कोपी से एक साथ की जा सकती हैं। जैसे किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, साथ में अगर उसको हर्निया है, हर्निया का भी ऑपरेशन उसी सीटिंग में किया जा सकता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एक्सपीरियंस में जब आप पहले ओपन सर्जरी या कन्वेंशनल सर्जरी जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए एडवाइस करते थे, तो कुछ पेशेंट ज़रूर है उनमें हिचकिचाहट होती है, सर्जरी से सब डरते हैं, एक आम आदमी सर्जरी के नाम से डरता है। तो अब जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इतनी पॉपुलर हो गई है, क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग जिनको आप सर्जरी एडवाइस करते हैं एग्री करते हैं सर्जरी के लिए पहले के कंपैरिजन में? जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले ऑपरेशन का मतलब ये होता था कि शायद हर मरीज़ ये सोचता था कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और ये भी हो सकता है कि 2-3 महीने उनको काम से ऑफ लेना पड़े और कुछ एक्टिव काम ना कर पाए। इस कारण वो जनरली डिले करते रहते थे, एंड वी यूज्ड टू सी मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड केसेस इन द पास्ट। पर आजकल ऐसा कम होने लगा है। जैसे ही डायग्नोसिस होती है, पेशेंट सोचता है कि अगर ये सर्जरी आसान है, जिसमें दर्द कम है और 4-5 रोज़ के अंदर हम अपने काम पे वापस जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ वापस जा सकते हैं, तो सर्टेनली वो ऑपरेशन कराने में उसकी हिचकिचाहट कम हो गई है। इन अदर वर्ड्स, एक बार अगर मरीज़ को मालूम पड़ जाता है कि उसका कोई बीमारी है, तो वो दिल से ये चाहता है कि ये बीमारी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, और अगर वो बीमारी लेप्रोस्कोपी के द्वारा दूर हो सकती है तो सर्टेनली ही इज़ वेरी कीन टू गेट ऑपरेटेड सूनर देन लेटर। इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि जब न्यूयॉर्क में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी शुरू हुई, तो उन्होंने जब डाटा एनालाइज किया, तो जब लेप्रोस्कोपिक शुरू होने के बाद 1 साल में टोटल नंबर ऑफ लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी लेप्रोस्कोपी के पहले के टाइम से 25% बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट्स जो पहले ओपन सर्जरी नहीं कराना चाहते थे, उसमें से 25% ज़्यादा लोग अब लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करवा रहे हैं। तो डॉक्टर बल, आपके एक्सपीरियंस में जो प्रोसीजर आप एक लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर मान के चलते हैं, हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान आपको लगे कि वो ओपन प्रोसीजर करना पड़े या कन्वेंशनल ऑपरेशन की तरफ करना पड़े, तो कितनी परसेंटेज, कितनी प्रोपोर्शन में ऐसा होता है कि लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर को एक ओपन प्रोसीजर में कन्वर्ट करना पड़े?
मेरे ख्याल से ये जो चेंज है कि लैप्रोस्कोपी से ओपन में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्शन परसेंटेज जो है ये वेरी करेगा सर्जन टू सर्जन एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से। और ये भी इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी अगर आप ले लें तो कन्वर्जन रेट हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, वो गिरता जा रहा है, तो उतने ज़्यादा ओपन ऑपरेशंस की अब शायद ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सर्जन का अनुभव ज़्यादा हो गया है। और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस लें, फॉर एग्जांपल अगर आप एकेलेजिया के लिए ऑपरेशन लें तो उसमें कन्वर्जन रेट इज़ स्टिल हायर, या अगर आप फंडोप्लाइकेशन लें उसमें भी द कन्वर्जन रेट इज़ मच हायर देन लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। आई थिंक सबसे ज़रूरी बात समझनी ये ज़रूरी है कि सर्जन जब भी कन्वर्ट करता है किसी भी स्टेज पे तो वो पेशेंट की भलाई के लिए करता है। तो इसको सर्जरी का या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की हार नहीं माननी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि सर्जन ने उस मौके पे ये सोचा कि इस समय लैप्रोस्कोपी से इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करना पेशेंट के हित में नहीं है और इसलिए मैं इसको बदलना चाहता हूँ और मैं ओपन ऑपरेशन करना चाहता हूँ ताकि पेशेंट का जो आउटकम हो वो अच्छा रहे। किन कंडीशंस में आप लैप्रोस्कोपी एडवाइस नहीं करते या लैप्रोस्कोपी नहीं की जा सकती? जैसे जैसे सर्जन का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है लेप्रोस्कोपी के कॉन्ट्राइंडिकेशंस जो हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे आप अगर लेप्रोस्कोपिक गॉलब्लैडर सर्जरी को ले लें तो पहले हम लोग कहा करते थे कि अगर अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, गॉलब्लैडर में सूजन है, तो वो लेप्रोस्कोपी के लिए सूटेबल नहीं है। मगर आजकल अगर कोई सर्जन एक्सपीरियंस्ड है तो वो अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस को भी उतनी आसानी से लेप्रोस्कोपी से कर सकता है जैसे वो अदरवाइज दूसरे गॉलब्लैडर्स को कर सकता है। जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस आज एक्सपीरियंस सर्जन के लिए होंगे वो ये है कि अगर आपके एब्डोमेन के अपर एब्डोमेन के कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें एडिशंस के एक्सपेक्टेशंस हैं तो परहैप्स लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। मगर इसके भी आजकल ऑल्टरनेटिव्स हैं और हम लोग आजकल ओपन तरीके से लेप्रोस्कोपिक अप्रोच कर सकते हैं, मगर लेप्रोस्कोपी की चांसेस मल्टीपल ऑपरेशंस के बाद कम हो जाती है। दूसरा, अगर कैंसर का सस्पेशन है गॉल ब्लैडर में तो भी लेप्रोस्कोपी आपके लिए बेटर तरीका नहीं है क्योंकि कैंसर में लेप्रोस्कोपी का रोल अभी तक पूरा इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। अगर आप हर्निया की सिचुएशन लें तो अगर हर्निया ऑब्स्ट्रक्टेड है तो वो लेप्रोस्कोपी के लिए सूटेबल नहीं है, या अगर हर्निया बहुत बड़ी साइज़ का है तो परहैप्स पेशेंट के लिए लेप्रोस्कोपिक अप्रोच उतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी। सो दीज आर सम ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मगर ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस सर्जन के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती हैं और जो कंडीशन एक सर्जन के लिए लेप्रोस्कोपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है वो हो सकता है ज़्यादा एक्सपीरियंस सर्जन के लिए ना हो। डॉक्टर चौबे, माइक्रो लैब या मिनी लैब के बारे में कुछ बताएं। ये जो नई डेवलपमेंट हुई है इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? जी, कुछ साल से जैसा हम लोग सब जानते हैं कि मिनिचराइजेशन किसी भी टेक्नोलॉजी का इज़ ए इंटीग्रल पार्ट। उसी तरीके से जो मिनिचराइजेशन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इक्विपमेंट में और इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ है उसी का ये नतीजा है कि आज की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम माइक्रो या मिनी लेप्रोस्कोपी कहलाते हैं और इसको नीडलस्कोपी भी कहा जाता है बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स इतने पतले होते हैं जो कि नीडल के तरीके से रहते हैं, तो लेप्रोस्कोपी के बदले में इसको नीडलस्कोपी भी कहा जाता है। पहले ज़्यादातर टेलीस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते थे आज से 10 साल पहले, ज़्यादातर वो 10 मिलीमीटर साइज़ के होते थे, पर जैसे जैसे बेटर इंस्ट्रूमेंट्स मिलते गए और टेलीस्कोप मिलते गए उनकी साइज़ 10 से 5 मिलीमीटर पे आ गई, 5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर पे आ गई और अब 3 मिलीमीटर से 1.7 मिलीमीटर में आ गई, जो कि विच इज़ द साइज ऑफ ए नीडल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ए माइक्रो लैप्रोस्कोपी। अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की साइज़ बहुत कम है इस कारण जो स्कार है, स्कार भी बहुत छोटा बनता है। पहले अगर 10 मिलीमीटर का स्कार होता था तो अब 2 मिलीमीटर का स्कार होता है। दूसरा एडवांटेज ये कि जो पेन, जो पहले जो पंक्चर करने से जो पेन होता था, अगर पेन छोटे इंस्ट्रूमेंट से पंक्चर किया जाए एब्डोमेन, ऑब्वियसली उसका दर्द और भी कम होगा। सो अब यही एडवांटेज है, इट इज़ द मिनिचराइजेशन ऑफ द कन्वेंशन। बाकी सर्जरी का जो प्रिंसिपल है ऑपरेशन का, दैट रिमेन्स द सेम। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं इस फील्ड में? दिस इज़ क्लियरली एन इवॉल्विंग फील्ड, काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं पिछले 1-2 साल के अंदर? आई थिंक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर से अपार्ट फ्रॉम जो इंस्ट्रूमेंट्स में डेवलपमेंट हुआ, आई थिंक मोस्टली वो है कि अब the range of operations in which you can do them is becoming wider and wider.
जैसे लार्ज नंबर ऑफ रेक्टल कंडीशंस आर बीइंग नाउ ट्रीटेड लेप्रोस्कोपिकली इंक्लूडिंग रेक्टल कैंसर। इनफैक्ट सिंगापुर से एक स्टडी आई है जिसमें ये दिखाया गया है कि लेप्रोस्कोपिकली जो कैंसर निकाला गया उसके आउटकम में ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं था। तो आई थिंक ऑपरेशंस के रेंज जनरली बढ़ते जाते हैं, पर यहाँ पे एक कॉशनरी वर्ड मैं कहना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज एक ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिकली हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको लेप्रोस्कोपिकली करा जाए। बिकॉज जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता जाता है, दैट अमाउंट ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन डूइंग दैट ऑपरेशन in the hands of even the most experienced surgeons, in the average case it would be much more than what you would do. And there are some complications related to prolonged anesthesia. There are some complications related to use of various appliances inside the thing. The cost of the procedure is more. I think cost effectivity भी compare करनी चाहिए with the procedure. Certainly जैसे डॉक्टर चौबे ने कहा, कंट्रोल ऑफ पेन इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। अगर किसी भी पेशेंट को ये लगे कि मुझे इस ऑपरेशन से कम दर्द होगा, ही वुड सर्टनली चूज दैट ऑपरेशन, बट दैट ऑपरेशन नीड नॉट नेसेसरली बी द बेस्ट ऑपरेशन फॉर द पेशेंट। वी आर रियली एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम। डॉक्टर कृपलानी, आपको क्या लगता है कि अगले 10 सालों में लेप्रोस्कोपी कहाँ तक पहुँचेगी? अभी हम लोग लेप्रोस्कोपी की जो फेज़ देख रहे हैं, वी आर एट द बिगनिंग। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी सिर्फ 10 साल पुरानी है, जबकि कन्वेंशनल सर्जरी कई सेंचुरीज पुरानी है। तो अभी हम लोग जिस स्पेक्ट्रम तक पहुँचे हैं वो बहुत ही छोटा स्पेक्ट्रम है, और अगले जिस रफ्तार से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तरक्की कर रही है, ऐसा लगता है कि आज से 15-20 सालों के बाद एटलीस्ट एब्डोमेन की मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशंस जो हैं वो लेप्रोस्कोपी से की जाएंगी। इसमें सिर्फ एक कॉशन की बात यह है कि जब हम लोग सर्जरी कंसिडर करते हैं तो सर्जरी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ट्रॉमा ऑफ एक्सेस, यानी हम लोग जिस डिजीज़ ऑर्गन का ऑपरेशन कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें जो स्किन, मसल्स और फैट काटने पड़ते हैं। और दूसरा है ट्रॉमा ऑफ द प्रोसीजर, यानी कि जो प्रोसीजर होना है, चाहे वो ओपन ऑपरेशन से हो चाहे लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन से हो। इसलिए लेप्रोस्कोपी करके हम लोग सिर्फ ट्रॉमा ऑफ एक्सेस को कम कर रहे हैं, लेकिन ट्रॉमा ऑफ प्रोसीजर तो उतना ही होना है। इसलिए वो सारे ऑपरेशन फ्यूचर में जिनमें हमें ऑपरेशन पेट के अंदर एक लोकलाइज जगह का ऑपरेशन करना है और जिसके लिए हमें बड़े इंसिजन देने पड़ते हैं, वो नियर फ्यूचर में लेप्रोस्कोपी से होंगे। जैसे आप अगर उदाहरण ले, गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स, इंटेस्टाइन के ऑपरेशंस, एड्रीनल, किडनीज, इवन पेनक्रियाज के वो ऑपरेशंस जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के नहीं हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस जो बहुत मेजर हैं, जो हमें ओपन ऑपरेशन में भी उसमें 6-6, 8-8 घंटे लगते हैं, जो कैंसर के रेडिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनको लेप्रोस्कोपी से करना शायद फ्यूचर में भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि लेप्रोस्कोपी से करने में जो ऑपरेशन हम ओपन तरीके से 6 घंटे में कर सकते हैं उसमें शायद 12 घंटे लग जाएं, और वो पेशेंट के हित में नहीं होगा। तो ऐसा सोचा जाता है कि 10-15 सालों के बाद करीब पेट के 50 से 60% ऑपरेशंस और जो कॉमन ऑपरेशंस हैं वो लेप्रोस्कोपी के ज़रिए हो सकेंगे। उसी तरह चेस्ट में भी जो कॉमन ऑपरेशंस हैं, जो छोटे ड्यूरेशन के ऑपरेशंस हैं, उनमें से करीब 50 से 60% ऑपरेशन थोरेस्कोपिक सर्जरी, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का ही काउंटर पार्ट है चेस्ट में, उसके ज़रिए से हो सकेंगे। मगर जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है वो शायद फ्यूचर में भी ओपन तरीके से ही होंगे, और उसी में पेशेंट का हित है। आप तीनों का हमारे इस पैनल डिस्कशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।